हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट अल्फाबेट क्लास 11th एंड 12th। अगर आप सीबीएसई क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आप कंसेप्ट बेस्ड बनाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही जगह पे वीडियो क्लिक किया है। आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल, डेफिनेशन और जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इस लेक्चर को पूरी तरीके से अटेंड कर लिया तो आप अपने स्कूल के एग्जाम्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आराम से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। और पहला टॉपिक हमारे इस चैप्टर का वो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जैसा कि डेफिनेशन इसकी कह रही है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्रेस्ड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विथ यूनिट। मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटीज जिसको आप किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको एक वैल्यू के फॉर्म में लिख भी सकते हैं एक यूनिट के साथ। अच्छा चलो समझाते हैं। जैसे मान लीजिए लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटीज है, तो लेंथ इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, 4 मीटर। ये किसी भी चीज का हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है और इस लाइन की जो लंबाई है वो मान लेते हैं 4 मीटर है, तो मैंने लिखा L इज इक्वल टू 4 मीटर। तो ये जो 4 है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या चीज़ है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो M है वो इसकी यूनिट है। यानी कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है यूनिट। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आपने जितने भी क्लास 9, 10th और इवन 11th में जितने भी फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, लगभग सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कुछ और एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि मास भी एक फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, आपकी वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, समझेंगे क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और तीसरा है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। मैं आगे चल करके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को एफपीक्यू के रूप में दिखाऊंगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को डीपीक्यू लिखूंगा और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को एसपीक्यू लिखूंगा। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है आज के समय में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ही आती है। ये अलग से अब हम नहीं पढ़ते, पहले हम पढ़ा करते थे, पर फिर भी हम इसको आराम से देखेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। तो क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? इन्हें बेसिक क्वांटिटीज कहा जाता है। मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे भी निर्भर नहीं करती है, अकेले मस्त रहती है, मौज में रहती हैं। ठीक है, तो डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। टोटल कितनी क्वांटिटीज है जी? 7 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। टोटल फिजिक्स के अंदर 7 रखी गई है। उसमें से पहला है हमारा लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है और ये उसका सिंबल है, तो ध्यान रहे ये सिंबल है। ठीक है, दूसरा है मास जिसकी यूनिट किलोग्राम है, सिंबल इसका केजी है। तीसरा टाइम, यूनिट सेकंड, सिंबल एस। चौथा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन है और केल्विन का सिंबल के है। तीसरा इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर है और सिंबल क्या है? ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट के संदर्भ में इस्तेमाल की जाती है। दे नहीं रखा है आपके कोर्स के अंदर, अगर कहीं मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे। तो इसकी यूनिट है कैंडला और सिंबल है इसका सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप केमिस्ट्री में बहुत सुनेंगे, बहुत ज़्यादा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस के अमाउंट को नापने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो है मोल, और मोल का जो सिंबल होता है MOL होता है। तो चलिए देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से बनी हुई है। ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके नाम में ही आ रहा है कि ये डिराइव्ड हुई है किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। मतलब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज नहीं होती हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलकर के बनी हुई है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एरिया हो गया,
तो आप एरिया का यूनिट क्या लिखोगे, एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर किससे बना हुआ है, एरिया में एल यानी कि लेंथ है यहाँ पे, या यूनिट तो आप मीटर स्क्वायर लिखोगे, सॉरी। तो मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है, लेंथ की तो यूनिट है, तो 2 बार एल एल मल्टीप्लाई हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, इसका ये लेंथ एल, ब्रेथ भी मान लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा, पर होगा तो दोनों मीटर में ही। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मान लीजिए, ये क्या है, इसका लेंथ है, ये क्या है, इसका ब्रेथ है। तो आप जब एरिया निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी किस में होता है, मीटर में, ब्रेथ भी किस में होगा, मीटर में। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एरिया है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर जो है वो मीटर से ही बना हुआ है, और मीटर किसकी यूनिट थी, लेंथ की थी, और लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटीज होता है। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी की आप यूनिट क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में मीटर क्या है, लेंथ, और सेकेंड क्या है, टाइम। तो लेंथ और टाइम ये तो दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। तो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी भी किससे मिलके बना हुआ है, 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है, जिसमें एक है लेंथ और दूसरा है टाइम। तो लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। वैसे ही फोर्स है, फोर्स का आप क्या लिखते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी किसका है, मास का, एम किसका है, लेंथ का, और एस किसका है, सेकंड, टाइम का। तो मास, लेंथ और टाइम ये तीनों के तीनों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही तो है। अच्छा, तीसरा जो अलग है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, जो आज के समय में डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ही पढ़ते हैं, अलग से नहीं पढ़ते। तो जैसे कि इसका नाम बता रहे हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री मतलब होता है एक्स्ट्रा। कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जिसको पढ़ना जरूरी था, पर उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं आ रहे थे, कोई अलग तरह से जो है वो यूनिट नहीं निकल पा रही थी, यूनिट उसकी कोई अलग से ऐसे निकल करके नहीं आ रही थी। जैसे एग्जांपल के लिए एंगल हो गया, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, तो ये 2 लाइन के बीच में, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं हम प्लेन एंगल। जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन हो गई, ये कोई दूसरी लाइन हो गई, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को हम थीटा से दिखाते हैं, इस सिंबल का नाम क्या है, थीटा। तो ये हमारा प्लेन एंगल है। ये 2D है। 2D मतलब क्या, कि 2 एक्सिस के बीच में बनता है, हमेशा प्लेन पे बनता है। प्लेन तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें 2 एक्सिस एग्जिस्ट करते हो, एक एक्स हो गया दूसरा वाई, ऐसा भी हो सकता है एक वाई हो दूसरा जेड हो, ऐसा भी हो सकता है एक एक्स हो दूसरा जेड हो। तो मतलब 2 एक्सिस होने चाहिए। तो जो प्लेन एंगल है, इसका नाम ही है देखो प्लेन, प्लेन में बनने वाला एंगल है। तो ये 2D होता है। कैसे निकाला जाता है भाई, आर्क अपॉन रेडियस करके। अब आर्क अपॉन रेडियस का क्या मतलब है, इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ और आर्क अपॉन रेडियस देखते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा सर्कल का एक आर्क है। आपको पता होगा सर्कल का एक टुकड़ा है, ये सब पूरा ऐसे मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये आर्क की लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, आर्क लेंथ। इसको हम किससे दिखा देते हैं, एल से दिखा देते हैं, ये आर्क लेंथ है। तो आर्क आप ऊपर रखोगे और ये सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो आर्क अपॉन रेडियस करोगे तो आपको प्लेन एंगल मिलेगा। अब ध्यान से देखो, आर्क क्या है, लेंथ है, ठीक है, और रेडियस क्या है, आर है। तो लेंथ भी मीटर में, रेडियस भी मान लो मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल आ गया। क्या इसकी कोई यूनिट बच रही है, इसकी कोई यूनिट नहीं बच रही। इस तरीके से कोई भी यूनिट इसकी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है, इसको कोई ना कोई यूनिट तो देना ही था। तो हमने इसका यूनिट का नाम दिया रेडियन, जिसका सिंबल होता है RAD, रेडियन। हाँ, तो आपने ये तो सुना होगा ना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया प्लेन एंगल के लिए, L इज इक्वल टू R थीटा। यहाँ से देखो ये क्या है, थीटा है, ये L आर्क, ये क्या हो गया हमारा, L हो गया, और ये R हो गया। तो L बटे R इज इक्वल टू थीटा, यानी L इज इक्वल टू R थीटा। आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, L की वैल्यू आ जाएगी। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180
80 डिग्री। दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी समझ में आता नहीं है, क्या वैसे भी क्लास 11th की स्कूल एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो सॉलिड एंगल है ये एक ऐसा एंगल है जो 3D एंगल होता है, 3D स्पेस में बनता है। आप इमेजिन करिए कि एक तरबूज है और तरबूज का एक जो ये सरफेस एरिया, इतना सरफेस एरिया ले लीजिए और उसको सेंटर से ऐसे कट करके एक पीस बाहर निकाल लीजिए इस तरीके का। तो जो यहाँ पर एंगल बन रहा होगा ये इसी एंगल को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल बेसिकली क्या है, ये 3D स्पेस में बनने वाला एंगल है। कैसे निकालते हैं, ये जो सरफेस का एरिया है, एरिया, इसके एरिया को लिखो डिवाइड बाय ये जो इसका रेडियस है आर के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब मेरे को बताओ ये जरा कि जो एरिया है, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, और ये जो रेडियस है, रेडियस की यूनिट क्या है, मीटर है, पर इस पे भी लग रहा है स्क्वायर, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो क्या मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं हो गया, यानी कि इसकी भी कोई यूनिट नहीं बच रही है। यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों ही ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी कोई यूनिट ऐसे नहीं निकल रही है, तो अलग से इनका यूनिट दिया गया है। प्लेन एंगल के लिए यूनिट दिया गया है रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए यूनिट बोला गया है स्टेरेडियन। तो इन दोनों की यूनिट तो होती है पर इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। अब डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन अगला ही टॉपिक है, उसी में हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। पर फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन तभी आता है जब आप फॉर्मूले से कोई ना कोई यूनिट उसकी बचे। जब कोई यूनिट ही नहीं बचेगी तो डायमेंशन भी नहीं आएगा। डायमेंशन को अलग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कंफ्यूजन पैदा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता पर उनकी यूनिट होती है। देखो प्लेन एंगल की यूनिट हमने क्या रखी है, रेडियन रखी है। सॉलिड एंगल की हमने क्या यूनिट रखी है, स्टेरेडियन। पर क्या इनका कोई डायमेंशन होता है, तो नहीं होता। एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होता, तो वही है ये दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एक सॉलिड एंगल का और एक प्लेन एंगल का। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उनके डायमेंशन को डिफाइंड नहीं किया गया। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन आर द पावर्स। क्या चीज है ये, सबसे पहली बात ये समझो कि डायमेंशन पावर्स होता है टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आया, बस इतना समझो कि डायमेंशन बेसिकली क्या है, वो पावर्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लगी हुई रहती है। ये एग्जाम्पल से समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि कोई भी हमारे पास कोई ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट की के ऊपर जो पावर्स लगी हुई हैं वो पावर्स ही क्या है, हमारी डायमेंशन है। तो बेसिकली डायमेंशन क्या बता रहा है, डायमेंशन टेल अस पावर्स, पावर को बताता है ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ए फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कोई भी आप एक फिजिकल क्वांटिटीज ले लो, उस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर कैसे वो फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, इन्वॉल्व करती है, कैसे है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये लेंथ है, तो लेंथ क्या है, लेंथ को हम एल सिंबल से दिखाते हैं और लेंथ की पावर क्या होती है, सिर्फ एक होती है। तो लेंथ का जो डायमेंशन हो गया वो एल की पावर 1 हो गया। ठीक है, 1 नहीं भी दिखाओगे तो भी माना जाएगा 1 ही है। मास को हम किस सिंबल से दिखाते थे, याद करो, एम से दिखाते थे, तो मास का जो डायमेंशन हो गया वो हमारा एम हो गया। टाइम को हम टी से दिखाते हैं, तो टाइम का जो डायमेंशन हो गया वो हमारा कैपिटल टी हो गया। ये सब के सब अकेले अकेले इसीलिए आ रही हैं क्योंकि जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब के सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। थोड़ा सा सब्र रखिए, जैसे ही हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पर आएंगे तो और अच्छे से क्लियर होना चालू हो जाएगा। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो आप टेम्परेचर का डायमेंशन या तो के से लिखिए या फिर आप थीटा के रूप में भी दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो या आप एम्पियर से दिखाइए या आप आई सिंबल से दिखा दीजिए, कोई भी चलेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी का इस्तेमाल किया जाता है।
और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो मोल के लिए MOL सिंबल का स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना ज़रूरी है? ज़रूरी कुछ भी नहीं है, बिना आप स्क्वायर ब्रैकेट के भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, पर ये परंपरा चलती हुई आ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में किताबों में भी लिखा हुआ है, तो फिर हम क्यों अपने तरफ से ज़्यादा दिमाग लगाएं? जैसे लिखा हुआ है आप स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ज़रा अच्छे से समझिए, अब एरिया क्या है? एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें इसका डायमेंशन लिखना है तो हम MLT सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा सिस्टम? MLT। जनरली हम ML और T के रूप में ही लिखते हैं। तो क्या ये जो एरिया है, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, क्या इस एरिया के यूनिट में मास आ रहा है? नहीं आ रहा है, मास तो आ ही नहीं रहा है। क्या एरिया की यूनिट में लेंथ आ रहा है? हाँ, लेंथ की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ तो आ रहा है। पहले तीनों चीजें लिख लेते हैं। क्या इस एरिया में कहीं भी मास आया है? नहीं आया, तो मास को अब 0 लगाएंगे। क्या L आ रहा है? हाँ, L का मतलब क्या है? लेंथ। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। क्या टाइम आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। तो मीटर क्यूब, मीटर फिर क्या है? लेंथ है, तो इसमें मास नहीं है, 0। लेंथ है, पावर 3। टाइम भी नहीं है, 0। डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी आपने सुना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं। तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वॉल्यूम किस में नापते हैं? मीटर की क्यूब। यानी कि इस बार हमारे जो यूनिट है उसमें मास भी आ रहा है। तो मास के लिए क्या हो जाएगा? MLT तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे यार, उसकी टेंशन मत लो, इतना तो हमें लिखना ही है। मास आ रहा है? हाँ आ रहा है। कितनी पावर है मास की? 1 है, तो 1 लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत वाली। M क्या है? M यानी मीटर। मीटर क्या होता है? लेंथ। तो लेंथ का है, उसकी पावर कितनी है? 3। क्या टाइम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो टाइम को आप क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। वेलोसिटी की यूनिट आपने पढ़ी होगी, मीटर पर सेकंड। तो मीटर, आप बताओ मीटर किसका? लेंथ का ही तो होता है, लेंथ को ही तो मीटर में नापते हैं। तो पहले हम MLT लिखेंगे। क्या इसमें मास है? M यानी कि मास। मास की यूनिट होती है केजी। तो जब केजी दिखे तभी आप M पे पावर लगाना। यहाँ M, ये जो M है ये मीटर, मीटर ने लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ तो है। टाइम देखो, टाइम इस बार क्या है? नीचे की तरफ है, तो मीटर पर सेकंड का मतलब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो टाइम यानी कि सेकंड के ऊपर माइनस पावर 1 आनी चाहिए। इसमें मास है नहीं, तो मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मास को कैसे देखो? मास केजी में होता है, ध्यान रहे। तो आपकी यूनिट में केजी दिखेगा तब आप M के ऊपर पावर लगाओगे। बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे जो है मीटर को ही M मान लेते हैं और यहाँ पावर लगा देते हैं। स्पीड की यूनिट क्या होती है? वो भी मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो मीटर पर सेकंड का मतलब मास तो इसमें भी नहीं है, तो M क्या हो जाएगा? 0। L है, कितना है? L यानी लेंथ, लेंथ यानी मीटर, मीटर के पावर कितनी है? 1। टाइम कितना? -1। ठीक बात है जी। तो ध्यान से देखो कि जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट भी सेम है और जो स्पीड है उसकी यूनिट भी सेम है। तो फिजिक्स के अंदर कोई भी ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट अगर सेम आ रही है तो ये 100% की गारंटी है कि उसकी जो डायमेंशन होगा वो भी सेम होगा। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैसा होगा? सेम होगा। ठीक बात है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने एक्सेलरेशन की यूनिट के बारे में सुना होगा, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g के बारे में भी सुना होगा। ये भी क्या है? एक्सेलरेशन ही है, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या इसमें मास है? मास केजी में होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं है, 0। क्या लेंथ है? हाँ है। लेंथ यानी कि मीटर, कितनी पावर है उसके ऊपर? 1 है जी सर जी, 1 नहीं भी दिखाओगे तो चल जाएगा। टाइम कितना? -2। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या दोनों के फॉर्मूले सेम हैं? हाँ जी सेम है। तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा? हाँ जी बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरीके से हम इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एकदम डायमेंशनल फॉर्मूला रट लेना है क्योंकि यह बहुत जगह पर आएगा, रिपीट होगा ये। तो फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, MA होता है जी। MA का मतलब मास, मास कितना होता है? केजी।
एक्सेलरेशन की अभी हमने यूनिट पढ़ी है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओगे तो इसमें केजी आ गया, इस बार केजी यानी कि मास, तो MLT आप लिखो, केजी यानी कि मास, मास की पावर 1 है, 1 नहीं लिखोगे चल जाएगा, मीटर भी 1 है नहीं लिखोगे, टाइम की पावर -2। अगर नहीं होगा वो क्वांटिटी इन्वॉल्व तो आप 0 लिखोगे। ठीक है जी। मोमेंटम, मोमेंटम को हम पीस सिंबल से दिखाते हैं, आपने सुना होगा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं, केजी जी। वेलोसिटी अभी मैंने यहां बताया, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यानी कि इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या बनेगा, केजी किस में होता है, MLT पहले आप लिख लो, m है हाँ जी है, l है हाँ जी है, t कितना है, -1 है जी, तो -1 लगा दो। l इसमें कितनी था, पावर 1 में था इसलिए पावर 1 में, kg पावर 1 में था इसलिए पावर 1, 1 नहीं लिखोगे चलेगा। अब तुम कहोगे यहाँ भी तो 1 है, यहाँ भी नहीं लिखते तो चल जाता, नहीं भाई यहाँ -1 है, 1 और -1 में बहुत फर्क होता है। अब वर्क का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में तो आपने ये पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर ये अधूरा फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला इसका ये होता है FS cos थीटा, मतलब उसमें कॉस भी होता है। तो अभी मैंने बताया था कि जो भी एंगल वाले होते हैं, एंगल अगर कहीं पे आ रहा है तो उनके कोई डायमेंशन नहीं होते, तो कॉस थीटा डायमेंशन पे कोई असर नहीं डालेगा। फोर्स का मैंने कहा था याद कर लेना भाई, फोर्स ये रहा, फोर्स क्या आया है, MLT माइनस, यानी कि आप इसको लिख लो केजी मीटर पर सेकेंड, मैं लिख ले रहा हूँ, आप मैं तो इसको यूज करता, लेकिन अभी आपको समझा रहा हूँ। अरे एस क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, तो भाई मीटर में होता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो क्या केजी है, हाँ जी है, LT लिखो, क्या केजी, हाँ कितनी पावर में, 1 में। लेंथ कितना, 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, L की पावर कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। टाइम कितना है, -2, यानी कि 1 अगर आप नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ML² T -2। और भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज का हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो चलिए करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले। जैसे कि पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का हमने पहले से ही क्या कर रखा है, हमें उसका डायमेंशन मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या है, टाइम। फोर्स का मैंने कहा था आप याद कर लीजिए, फोर्स का क्या बताया था, एम में, एम क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन MLT -2। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ आप फोर्स का ये याद रखिए, अगर आपका फोर्स का याद है तो सबका अच्छे से हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT -2, मास इंटू एक्सेलरेशन। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, L, और ये क्या होता है, टाइम। तो बताइए इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बना पावर का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बना भैया, m क्या है, 1 बार है, L 2 बार हो गया, और t 1 बार -2 है, और ये इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो t की पावर -3। तो इस तरीके से निकालना है। एनर्जी की आपने ऐसा यूनिट सुना होगा, जूल। अब जूल से तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, कैसे निकालें, तो आपने वर्क की भी ऐसा यूनिट क्या सुना है, जूल। तो जब एनर्जी की भी जूल है, वर्क की भी जूल है, दोनों की यूनिट सेम है, तो जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का होगा। वर्क का तो अभी हमने पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा इसका, फोर्स का है MLT -2, तो क्या हो जाएगा, m का m, a के लिए रहा, a के लिए रहा, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर और t की पावर -2। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का। चार्ज आपने सुना होगा, चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई क्या है भाई, तो I है हमारा करंट, और T क्या है हमारा, T हमारा टाइम। तो ये नॉर्मल MLT के फॉर्म में तो आ नहीं रहा, आप क्या करेंगे, M करेंगे 0, L करेंगे 0, T तो है, हाँ है। करंट का मैंने कहा था, आप करंट को A भी लिख सकते हो और I भी लिख सकते हो, तो I और T हो जाएगा हमारा, T तो है ही उसमें, तो आप इसको या तो ऐसे लिख लो इस फॉर्म में, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स क्या है, फोर्स इंटू टाइम। तो मैंने फिर से कहा था फोर्स का आप याद रखो, MLT -2, टाइम के लिए एक T और दे दो,
क्या बन जाएगा हमारा, m वही रहेगा, l वही रहेगा, t की पावर -2 + 1 -1, t की पावर -1, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एंगुलर वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप फर्स्ट टर्म का एग्जाम दे रहे हैं तो जितने चैप्टर है फर्स्ट टर्म में है उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है कृपया करके उस सारी फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जब फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप डायमेंशन लिखना बहुत आसान होगा। अब यहाँ देखिए एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं, क्या है, चेंज इन थीटा, ये मैंने बताया था प्लेन एंगल है, अपॉन डेल्टा टी, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये थीटा की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, मतलब डायमेंशन में तो कोई यूनिट नहीं होती अलग से, ये तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता। और ये जो डेल्टा टी है तो हम क्या करेंगे, m0 करेंगे, l0 करेंगे, पर टी तो है पर वो कहाँ है, नीचे है, तो ऊपर जाएगा, पावर इसकी माइनस हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, मतलब इसमें भी क्या है, m नहीं है, l नहीं है, t है, तो आप m को 0 करिए, l को 0 करिए, t नीचे है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 2πf, f क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, तो देखिए 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी रह गए, यानी कि यही चीज हो गया हमारा जो ऊपर लिखा है मैंने, m0 l0 t, ये फ्रीक्वेंसी तो है ना, देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं बच्चा, f यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या है 1/t, टी की पावर -1। अब आ जाइए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी अभी हमने निकाला, एंगुलर वेलोसिटी का ये रहा फॉर्मूला, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, m0 l0 t -1 है, और नीचे भी एक टाइम है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो m0 l0 t की पावर -2 हो जाएगा। तो कुछ तो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप, या तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ से, और वो फॉर्मूला पुट इसमें कर दीजिए। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चैप्टर नंबर आई थिंक 6 हो गया है, अब पहले ये 7 हुआ करता था। तो mr², m क्या है जी, देखो जितनी भी चीज़ें नई नई आ रही है ना वो आप सब धीरे धीरे समय के साथ सीख जाओगे, क्योंकि ये जब चैप्टर चालू होंगे तो उसमें सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे, तो घबराने वाली बात नहीं बिल्कुल भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, उसका फॉर्मूला है mr², m क्या है, मास है यहाँ पर, तो kg में होगा, r क्या है, रेडियस है, रेडियस किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, तो बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, mlt के फॉर्म में, बताओ क्या मास है, हाँ है, l भी है, हाँ कितना है 2, टाइम है क्या, नहीं है, तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr sin थीटा। अब मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री, ये जो जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो थीटा यानी कि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। mvr मास kg में, v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और r मीटर में, तो क्या डायमेंशन बना इसका, mlt के फॉर्म में, बता दो भाई, m है, हाँ है, l कितना 2, t की पावर कितना -1। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स फिर से आ गया, फोर्स का मैंने कहा था याद कर लेना, mlt -2, एरिया क्या होता है l², मीटर स्क्वायर है ना, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा l², एक l से एक l कट जाएगा, तो क्या बना m, यहाँ एक l बचा, वो ऊपर जाएगा -1, t की पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अभी हम कुछ ऐसे डायमेंशनल फार्मूले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट के भी हम डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। इंपॉर्टेंट कांस्टेंट के डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से दिखाते हैं, फॉर्मूला है c/v। तो c क्या है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन एयर, हवा के अंदर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये भी वेलोसिटी है,
इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड। ये भी वेलोसिटी है, इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड। तो जब दोनों की मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट गया, कोई यूनिट बची ही नहीं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। ठीक बात है जी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी, आपने न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में सुना होगा, वहां से एक फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो मुझे तो चाहिए कैपिटल G, तो क्या यहां से मैं कैपिटल G लिख सकता हूं कि फोर्स इनटू में r का स्क्वायर, और ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में तो कहाँ चले जाएंगी, डिवाइड में। तो एक बात बताओ, क्या फोर्स का फॉर्मूला हमने यूनिट डायमेंशनल फार्मूला तो पढ़ा है, MLT-2 होता है। ठीक बात है जी। रेडियस सॉरी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है वो भी मीटर में ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है। नीचे क्या है 1 kg यानी kg का स्क्वायर हो गया। तो kg को किस में लिखते हैं, kg को तो m में लिखते हैं ना डायमेंशनल फार्मूला में, तो m का स्क्वायर हो गया। फिर से ध्यान से सुनो, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, r क्या था, दो मास के बीच में जो दूरी होती थी वो r यानी कि डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, l यानी कि लेंथ है, तो स्क्वायर हो रहा है इसलिए स्क्वायर। नीचे m1 m2 क्या है, दो बॉडी के मास है, और मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला में m आता है। अब ये एक का m और ये दूसरे का m, दोनों का m मिला के m का स्क्वायर हो गया। अब एक m से एक m तो कट गया होगा, एक m बचा, तो डायमेंशनल फार्मूला बना m की पावर ऊपर जाएगा तो -1, क्योंकि नीचे है। l यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो l की पावर कितनी हो गई 3, और ये t कितना है -2। तो फाइनली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ये हुआ। प्लैंक्स कांस्टेंट आपने केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच म्यू। E क्या है, एनर्जी है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी की यूनिट तो हमें याद नहीं है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, पर जूल से हमने याद कर रखा है वर्क, वर्क की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो अगर हम वर्क के ऐसा यूनिट, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला देख ले, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो देखो वर्क का क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बता रखा है फोर्स का, याद रख लो भैया, MLT-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या है, L है। तो क्या बन गया ये बन गया ML2T-2। तो एनर्जी का बना ML2T-2, और ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ ML2T-2। ठीक है, और ये हो गया मेरा H। फ्रीक्वेंसी का आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का 1/T होता है, तो T होता है तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ML2T-2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या बचा H। तो क्या बचा ML2T-1 इज इक्वल टू H। ये पावर 1 है, -2 + 1 मिलके क्या हो गया -1। यानी कि ये हमारा जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। था देखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है, अगर वो फॉर्मूला याद है तो आराम से हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, PV इज इक्वल टू KT। P क्या है, इसमें प्रेशर है, V क्या है, इसमें वॉल्यूम है, और T है टेम्परेचर। K तो हो ही गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब कैसे करें, तो प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। वॉल्यूम का चलो यहाँ देखते हैं कैसे निकालेंगे, PV इज इक्वल टू KT। तो PV यानी प्रेशर, प्रेशर को आप क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम को अभी V ही लिखते हैं, बाद में देखते हैं। और ये जो टेम्परेचर है उसको भी आप नीचे ले आओ, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलिए भाई, फोर्स का मैंने कहा था याद रख लेना, MLT-2 होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर के लिए हमने लेंथ पढ़ा हुआ है, डायमेंशनल फार्मूला L, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। वॉल्यूम में क्या होता है, L की क्यूब, और ये टेम्परेचर के लिए या तो आप थीटा यूज कर लो, थीटा मैंने बताया था, और यहाँ क्या है, केल्विन।
तो ध्यान से देखो, एल स्क्वायर से एल की क्यूब है तो एक एल यहाँ बच जाएगा। तो एक्चुअली में क्या निकल कर आया डायमेंशनल फॉर्मूला, ध्यान से समझना जरा। यहाँ क्या बच रहा है, एम बच रहा है, तो एम लिख दो। एक एल ये रहा और एक एल ये रहा, तो ये हो गया एल का स्क्वायर। टी की पावर -2 बचा हुआ है। टी टाइम है यहाँ पे, सेकंड है ना, कभी टेम्परेचर समझ लो। और ये थीटा क्या है, केल्विन, तो थीटा की पावर -1। तो ये हो गया हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इस चीज़ को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला कर दें। चलो इसे भी देख लेते हैं एक बार, क्या चीज़ है भैया ये। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। कहाँ पढ़ेंगे ये आगे के चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 12 के आसपास है। वहाँ जब जाओगे तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल है ईटा, ये ईटा है, ईटा से दिखाएंगे, यानी ये इसी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखो, जिसका निकालना है उसको वहीं रहने दो। ये फोर्स है, ये जो चीज़ है इधर डेल वी बाई डेल जेड है ना, तो ये नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा ईटा। अब यहाँ लिखा है मैंने डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है, और डेल जेड का मतलब चेंज इन डिस्टेंस। फोर्स का मैंने कहा था याद रख लेना, MLT-2। वेरी गुड, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो चेंज होगा वो रहेगा तो एल के अंदर ही रहेगा ना, मीटर किलोमीटर कुछ भी होगा रहेगा तो वो लेंथ ही ना, तो चेंज इन डिस्टेंस लेंथ ही रहेगा, यानी एल हो गया हमारा। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम की क्यूब, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल की क्यूब। एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा हमारा ईटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एक एल ये रहा, एक एल ये रहा, दोनों मिला के एल की पावर 2 बन गया, एल की पावर 2 से एल की पावर 2 खत्म। तो क्या बचा जी, डायमेंशनल फार्मूला एम बच रहा है, एम लिख दो। क्या कहीं, हाँ एल ये रहा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। टी बचा हुआ है -2। तो ये जो है हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, ईटा का। ठीक है। अब एक लास्ट में क्वेश्चन है मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर खत्म नहीं हो गया अभी। क्या ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटीज है जिसकी डायमेंशन है पर उसकी कोई यूनिट नहीं है, सोचो। इसका सिंपल आंसर है नहीं, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका डायमेंशन हो पर उसकी कोई यूनिट ना हो। हाँ, पर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। कौन से, याद करो, मैंने बताया था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट होते हैं पर डायमेंशन नहीं होते, और दुनिया में कहीं पे भी ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसका डायमेंशन तो हो पर यूनिट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता।